नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मेरी बहन इधर भी आज भी हैं और कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। हम प्रोग्राम में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल वो पूछती हैं। नमस्कार आनंद। नमस्कार राधा। आज आपको पता होगा कि युद्ध छेड़ा है रूस ने यूक्रेन के ऊपर। तो हलचली मची हुई है मार्केट में, दुनिया में बहुत हलचली मची हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में है, कुछ हो नहीं रहा है। यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया है रूस ने, वो हो रहा है। यूएस ने कुछ नहीं किया और बाकी वेस्टर्न नाटो कुछ नहीं किया। तो इस मामले में आपका राय क्या है? हमें क्या करना चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए? तो मैं पहला सवाल ये दूँगा कि ये एक्सपेक्टेड थी। तो हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। सो बहुत भौंका कुत्ता कभी काटता नहीं है। अंग्रेज़ी में बोलते हैं बार्गिंग डॉग सेल्डम बाइट। तो ये सब का रूट कॉज़ तो जो बाइडेन है। जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान से पुल आउट की, तो रशिया को और पुतिन को उन्होंने हिम्मत दे दी कि हाँ, जो जो भी चाहे हम कर सकते हैं और अमेरिका रिएक्ट नहीं करेगी। तो वो टेस्ट करता रहा और उसने पहले फाइनली इन्वेड ही भी कर लिया और अमेरिका सिर्फ बात कर रही है। अमेरिका ने ये 2 चीज़ बोलना था अमेरिका को, आपकी क्रूड की एक्सपोर्ट्स पे हम बैन लगाएँगे, आपको गैस एक्सपोर्ट्स में बैन लगाएँगे। अमेरिका सब कुछ बोल रही है कि ये नहीं बोल रही है। ये क्यों नहीं कर पा रहा है अमेरिका? सो स्वार्थ है ना, क्योंकि अगर कच्चा तेल का दाम अभी 90 से 95 डॉलर एक बैरल में है और 105 से 110 चला गया, तो अमेरिका में भी तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़कर रही है। तो उनका इलेक्शन नवंबर आ रही है। लोगों थोड़ी वोट करेंगे यूक्रेन में क्या होने की। लोग वोट करेंगे हमारा इकोनॉमी मईशत कैसी चल रही है, इकोनॉमी कैसी चल रही है। और अगर क्रूड का दाम और ऊपर गया, तो इन्फ्लेशन और पकड़ हो जाएगा। तो अमेरिका को इंटरेस्ट रेट्स अभी भी बढ़ाना है और फ़ास्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो बाइडेन इलेक्शन जारी है। जो बि मिड टर्म पोल्स है अमेरिका की, सेनेट और कांग्रेस में, उसमें डेमोक्रेट्स अभी हारने वाले ही हैं और बड़ी हार होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसने सीधा-सीधा बोल दिया इन पोलाइट टर्म्स, आप जो करना कर सकते हो, हम सिर्फ भोंकेंगे। वही उन्होंने अफ़गानिस्तान में किया, वही वही यूक्रेन में किया। आज तो यूक्रेन अफ़गानिस्तान में किया है। अब और आगे यूरोप में कुछ और भी होगा? पुतिन की रूस का कुछ आक्रमण होगा या इसी के साथ बंद नहीं, होगा? कभी नहीं ऐसे में बंद होगा ना। तो आपको 1930s में हिटलर ने कैसे किया, हम दोनों को हिस्ट्री पता है। तो उन्होंने पोलैंड में शुरू किया, तो हमने फ़ोनी डिक्लेरेशन दे दी। नेविल चैम्बरलेन ने बोल दिया, हाँ, हमने आपको युद्ध छेड़ दिया और ट्रूप्स ही नहीं भेजा जंग लड़ा। कब ट्रूप्स भेजा? जब हॉलैंड गिर गई, जब चेकोस्लोवाकिया गिर गई, जब फ्रांस का इन्वेशन हो चुका है और फ्रांस को उन्होंने कैप्चर कर ली, जब जाके इंग्लैंड ने ट्रूप्स भेजी और उतना बड़ी हार ड्यूनिक नाम की एक शहर में इतना बड़ी हार हो गया कि जैसे कुत्ता पूंछ को अपने टांगों के नीचे डाल के भागती है, वैसे ही चर्चिल ने अपना ट्रूप्स को लेके वापस इंग्लैंड भाग गया। वैसा ही हाल है कि उन्होंने झूठी बदल दिया कि हाँ, हम सैंक्शंस डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। नियत ठीक नहीं है ना। बात सर करने से कुछ नहीं होता है, तो आपको एक्ट करना चाहिए। वो फेल हो गया कि उन्होंने इंग्लैंड ने प्रपोज किया जो स्विफ्ट सिस्टम है, जहाँ रशिया पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे बाहर रखने की बात की थी जॉनसन ने। लेकिन जर्मनी ने बोल दिया नहीं भाई, हमको गैस देना पैसा देना है और गैस की पैसा हमको भरना है। अगर उसने गैस काट ली तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम स्विफ्ट में उनको रखेंगे ही रखेंगे। अभी तक स्विफ्ट में कुछ पैसा न बदला नहीं हुआ, डिसीजन नहीं होगा। सो लोगों ने सब मिलके ये बोल दिया कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब का कारण ये है, हम इंटरनेशनली किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में, जर्मनी ने और अमेरिका एंड रशिया ने सब चारों देश मिलकर यूक्रेन को बोल दिया कि आपका सिक्योरिटी के बारे में आप चिंता मत कीजिए, आपका सिक्योरिटी हमारा प्रॉब्लम है, आपने को न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय कीजिए। वर्ल्ड में पहला देश था जिसने यूक्रेन कंप्लीटली अपना न्यूक्लियर आर्सेनल छोड़ दिया।
वो थर्ड लार्जेस्ट आर्सेनल था। अगर उनके पास आज न्यूक्लियर मिसाइल्स होते तो रशिया उनको कभी छेड़ता नहीं। कभी छेड़ता नहीं। तो इसमें इकोनॉमिक्स में जॉन नैश एक बड़ा मैथमेटिशियन था। उन्होंने ये बोला था गेम थियरी में, अश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मार सकता हूँ। आपने कीव में जंग दे दिया, तो मैं पीटर्सबर्ग और मॉस्को में मॉस्को में। न्यूक्लियर मिसाइल डालूँगा। अभी आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है और जिसने गारंटी दे दी वही फाइट कर रहा है। और दूसरी बात है कि 3 देशों और जिसने गारंटी दी थी, वो तो आपको अबैंडन कर चुके हो। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपना पोज़ीशन सिक्योर रखें और दूसरों की गारंटी पर एक्ट नहीं करें। सो ये आज इधर खत्म नहीं होगा। अभी चाइना देख रहा है, चाइना को भी बड़ा पावर होना है, तो चाइना ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश करेगा। अगर चाइवान चाइना को इन्वेड करेगा, तब बाइडेन क्या करेगा? सोएगा क्या? तो आज भारत चुप बैठी है। उन्होंने एयर इंडिया बेच दी, उनके पास नेशनल कैरियर नहीं है। 20,000 हमारे बच्चे उधर एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ठंड है, रहने की जगह नहीं है, खाने की मोहताज हैं। और क्या कर रहे हैं हमारा लीडर? बोल रहे हैं, पुतिन भाई साहब मेरे दोस्त, आप ऐसा करो, किधर भी बॉम्ब डालना डालो, मेरे बच्चों पे बॉम्ब मत डालो। कि ऐसा पुतिन को पता है किधर भारत के लोग बच्चे बैठे हैं। यही मैं बात करना चाह रही थी कि इमरान पाकिस्तान की पीएम गए हैं उधर रूस में अभी इस समय में। तो इससे क्या संकेत मिलता है आपको? कि हमारा ये आर्ग्यूमेंट है कि रशिया हमारा दोस्त है, तो हम रशिया को गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसीलिए भारत ने अब्स्टेन किया था। लेकिन अगर तेरा दोस्त है, वो पाकिस्तान का दोस्त भी है, उधर जाके मॉस्को में बैठकर इमरान खान ने भारत को बुरा-भला कहा। पुतिन ने ये नहीं बोला कि भारत के बारे में बात मत कीजिए। रूस तो पाकिस्तान को भी दोस्त मानता है, चाइना को भी दोस्त मानता है। आपके सबसे बड़ा एनिमीज़ तो पाकिस्तान और चाइना है। तो जो आप अपना दोस्त समझ रहे हो, वही इन दोनों के साथ मिले-जुले हैं। तो ये तो बहुत संकटकालीन समय है भारत के लिए। चलिए, यही बात मैं भी पूछना चाह रही थी कि अब इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए अपनी जो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट है उसको सुरक्षित रखने में, अपनी देश की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करना चाहिए? अभी ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेल का दाम 95 ही भी ज़्यादा है भारत के लिए। तो तेल का दाम पे टैक्स कट करना चाहिए पहला। दूसरा ये प्रॉब्लम है भारत की, एडिबल ऑयल जो है स्पेशली सनफ्लावर ऑयल 25% यूक्रेन और रशिया से आ रही है। वो सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी और कुकिंग ऑयल की दाम ऊपर जाएगी। सो इनके लिए इसको इम्पोर्ट करने के लिए दूसरा ही उपाय करना पड़ेगा। यही संकट है, यही करना पड़ेगा कि हम प्रोएक्टिव इन चीज़ों पर एक्शन लें। बहुत लोग कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सकता है। आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था? क्या इम्पैक्ट रहा, प्रभाव रहा दुनिया में इकोनॉमिक्स के तौर पे? अब ये तीसरा वर्ल्ड वॉर मान लीजिए और उतना नहीं होगा मगर होगा ज़रूर। तो इसका अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगी? इसका जब ये थर्ड वर्ल्ड कब होगा? जब चाइना भी इस पे जॉइन करेगी। अगर इस समय को देखते हुए चाइना ने ताइवान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो ये थर्ड वर्ल्ड हो सकती है। तो ये तो बहुत बुरा संकट में दुनिया चले जाएगा, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। सिर्फ शेयर करने से नहीं चलेगा, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफ़िकेशन भी दबाना चाहिए। अगर आपने बेल नोटिफ़िकेशन नहीं दबाया, तो आपको वीडियो आने का संकेत नहीं मिलेगा, नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा, आप वीडियो मिस कर देंगे। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं, ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक
ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।